हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभय शर्मा, नालंदा आईएएस एक बार फिर आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आ रखा हूं जो इंडियन ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कर्क रेखा से। तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, है ना। 23.5 यानी कि 20 ½ डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो से ही बता चुका हूँ, जो ज्योग्राफी की फर्स्ट वीडियो आपको दी थी। तो देखना, ये हम याद रखते हैं। गरम चाय जीप पर तुम्हारी, जी से गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, टी से छत्तीसगढ़, और जे से झारखंड, और फिर पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें से अगर कोई ऑप्शन है तो हमारे पास आ रखा है झारखंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। तो आप एक बात याद रखिएगा, भारत के जो पूर्वोत्तर 7 राज्य हैं उन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो इनमें अगर आपको कोई नाम मिल रहा है उनमें से, तो ऑप्शन है आपके पास बी, बोले तो त्रिपुरा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्रिपुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा ये देशांतर है ना। और एक बात सुनिए ध्यान से, जो रेखाएं पृथ्वी पर इस मोशन में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, और जो इस मोशन में होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, देशांतरीय रेखाएं। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन होगा इसका मानक समय। तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो, मानक समय जो है हमारा नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरता है ना। और आपको पता है देशांतरी रेखाओं का मोशन क्या है, इस पोजीशन में। ठीक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के नीचे एक्चुअली आने वाला है। ऑप्शन है नहीं है ना। तो कौन सा राज्य है जो नीचे आने वाला है और कौन सा नीचे नहीं आ सकता। तो देख रहे हैं आप, जब इंडियन मैप आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इसी रो में आने वाले हैं। जबकि अगर कोई सा नहीं आएगा तो वो है महाराष्ट्र। तो किससे होकर नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखना, ये अगर हम ग्लोब मान लें पृथ्वी का, तो आप लोग देखते हैं कि ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, और बीच में आपकी विषुवतीय रेखा है। तो सूर्य अगर सीधा पड़ता है, बिल्कुल सीधा, तो विषुवतीय रेखा पर। ठीक है। और आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य है। सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत पड़ता है। ठीक है। तो अब लंबवत तो यहाँ पड़ रहा है, तो ऊर्ध्वाधर आप देखने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है आपके पास मुंबई, चेन्नई और त्रिवेंद्रपुरम, तो और श्रीनगर। तो आप देखेंगे भाई, श्रीनगर लगभग 34 डिग्री यानी कि 34 डिग्री अक्षांश पर पड़ता है ना। और बाकी सबके सब क्या है, इसके बीच में ही पड़ने वाले हैं। तो यानी कि कहाँ और द्वारा पड़ती हैं आपकी, आंसर हो जाएगा आपके लिए श्रीनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पश्चिमी बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है। तो आप पश्चिम बंगाल की सीमा की अगर बात करेंगे, तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यानी कि कितने देशों से सीमा बनाता है भैया, 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो आप जब कभी भी इंडियन मैप देखते हैं, तो इंडियन मैप में आप जो नीचे वाला पोर्शन देखते हैं ये, है ना। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी, और आपका ये हिंद महासागर है। ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर कहीं मिलते हैं तो वो आंसर हो जाएगा आपके लिए कन्याकुमारी, है ना। कन्याकुमारी में ये तीनों पॉइंट मिलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रखा है, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। और अब जब गोलार्ध की बात आप लोग करते हैं, ये भी पॉइंट मैं आपको फर्स्ट वीडियो से ही दे चुका हूँ। ये अगर हम पृथ्वी का ग्लोब मान लें, ये आपकी विषुवतीय रेखा रखी, ये आपका आपका नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है, ये ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है ना। तो आप देखेंगे भारत की पोजीशन एक्चुअली ये है। ठीक है। और अगर आप इसकी दिशा देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो उत्तर पूर्वी है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दोनों सही, नन, दोनों तो हो नहीं सकते, नन तो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कौन सा होने वाला है, उत्तर पूर्वी। ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रे की बात अगर आप करेंगे भैया, देखना, भूटान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। तो आप एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में खैबर दर्रा लगता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला दर्रा अगर आपसे पूछेगा,
तो खैबर दर्रा, यानी कि प्राचीन समय में जितने भी भारत पर आक्रमण हुए, जितने भी भारत पर यानी कि मध्य एशिया से या यूरोप से आगमन हुआ, तो उसके लिए एक मुख्य मार्ग अगर कुछ हुआ करता था तो वो खैबर दर्रा हुआ करता था। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा, देख रहे हैं नाथुला सिक्किम में लगेगा, माना और नीति लगते हैं उत्तराखंड में। तो शिपकिला दर्रा है जो कहाँ लगता है आपका, शिपकिला दर्रा की हम बात कर रहे हैं, शिपकिला दर्रा लगता है आपका हिमाचल प्रदेश में, है ना, हिमाचल प्रदेश में लगता है। और हिमाचल प्रदेश के भी किस जिले में है ये, किन्नौर जिले में, है ना, किन्नौर जिले में। और इसका कुछ मुख्य कार्य है क्या, ये तिब्बत से जोड़ता है किसको, भारत को। और तिब्बत एक्चुअली चीन में रख रहा है, तो है ना, तो चीन, तिब्बत और भारत, तीन राज्यों को जोड़ने वाला एक दर्रा है शिपकिला दर्रा। आपके लिए एक बात और बता दें, भारत में सबसे ज्यादा अगर व्यापार किसी दर्रे से होता है तो वह नाथुला दर्रा है। और उसके बाद दूसरा दर्रा अगर कोई आता है तो वो शिपकिला दर्रा है ना, तो याद रखेंगे सतलुज नदी का संबंध किससे है, शिपकिला दर्रे से है। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया? तो आप याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो रखा गया है वो नाम है सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। तो क्या ये इंग्लैंड के सम्राट थे, क्या वायसराय थे, क्या प्रधानमंत्री थे, या भारत के एक महान सर्वेक्षक थे? तो आप एक बात याद रखिएगा, ये आपके भारत के एक महासर्वेक्षक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं। और इन्हें जो इसका चोटी का नाम यानी कि माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, वो रखा गया है आपका 1865 में, किसके नाम पर, माउंट एवरेस्ट के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है भाई, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, तो आप जानते हैं हिमालयन नवीन पर्वतधारा है ना, नवीन। अब आपका पश्चिमी घाट आ रखा है, सह्याद्री आ रखा है, ठीक है। विंध्याचल आप जानते हो मध्य में लग रहा है, फिर आपके पास ऑप्शन है अरावली। तो आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो याद रखिएगा, भारत की अगर सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कोई है तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी। ये प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर। कितनी ऊंची है, लगभग आपके लिए 1722 मीटर, यानी कि 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर, माउंट आबू के समीप लगती है। और यह देखना, आपके लिए एक बात और बता दें हम, जो आपका अरावली का विस्तार है ना, वो अहमदाबाद से लेकर आपके दिल्ली तक है ना, अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। और आप जानते हैं रायसीना, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दिल्ली में, वो भी किसी का अगर भाग है तो किसका है, अरावली पर्वत श्रेणी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रखा है भाई, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पहला तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, देखना। तो दूसरा जो है वो इसमें धौलागिरी है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, या कार्डविन अस्टीन है। तो देखना पीओके के अंतर्गत आता है, भारत का हिस्सा है ना। पीओके पाकिस्तान के अधिकृत हो रखा है मगर है हिस्सा भारत का। तो कार्डविन अस्टीन, इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8611 मीटर है, 8611 मीटर, है ना। तो यानी कि सबसे ऊंचा दूसरा चोटी अगर मानी जाएगी तो कौन सी है, कार्डविन आस्टिन। ठीक है, आगे आएंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो आपको जवाब देना है, तो आप याद रखिएगा ये कहाँ लगती हैं, आंध्र प्रदेश में लगती हैं। और अगर आपसे पूछ ले नल्ला मल्ला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपके लिए बहरानी कोडा। कौन सी है, बहरानी कोडा। बहरानी कोडा की कुल हाइट कितनी हो रखी है, वो है 3048 फीट, यानी कि 3048 फीट, है ना। इसकी कुल क्या हो रखी है, हाइट हो रखी है। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपका आ रखा है भैया, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो देखना, मैकाल एक्चुअली जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे, तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, आपके पास चार ऑप्शन आ रखे हैं ना। इन चार ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें छत्तीसगढ़ वो क्षेत्र है जहां मैकाल पर्वत श्रेणी है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो है अमरकंटक, है ना, जिसकी हाइट समथिंग समथिंग 1030 है। ठीक है, और यहाँ से ना एक बात और है, जो आपका
अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं जिन्हें हम ऐसे याद रखते हैं, सोनम, बोले तो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, है ना? सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोन नदी गंगा की। और नर्मदा किधर आ जाती है? नर्मदा का भाव क्षेत्र इधर है, यानी कि कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। और महानदी कहाँ गिरती है भाई आपकी? आपकी उड़ीसा क्षेत्र में आने पर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा आपके लिए। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ऑप्शन आपके लिए अराकान, योमा, फिर है आपके लिए सुलेमान, फिर है आपके पास सॉल्ट सॉल्ट रेंज, फिर है आपके पास पीर पंजाल। तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं। अराकान योमा के बारे में अगर बात करें, तो ये हिमालय का एक पूर्वी भाग है जो कहाँ लगता है? म्यांमार देश में, है ना? कौन से देश में लगता है? म्यांमार में। ठीक है, फिर अगर आप बात करते हैं सुलेमान की, तो सुलेमान पहाड़ियाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, फिर आती है साल्ट रेंज। साल्ट रेंज पूर्णतः कहाँ रखती है? पाकिस्तान में। तो भारत में लगने वाली कौन सी चोटी है भैया इसमें, या कौन सी श्रेणी, पर्वत श्रेणी? वो आपके पास है पीर पंजाल। पीर पंजाल जे एंड के, हिमाचल और पीओके में फैली हुई है ना? तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, एक दो बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस से ज़्यादा आपको सुनने से या सीखने से ज़्यादा मिल पाएगा। बाकी और वीडियोस के लिए नालंदा ग्रुप से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।